हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट एंड आई एम सचिन। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को क्लास 12th होम साइंस से जो आपका सेकंड चैप्टर है नैदानिक पोषण और आहारी की, इसकी इजी समरी करवाने वाला हूं और आपको फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। और जो 2024-25 सेशन के न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। मेरा यूजर नेम आप सभी के सामने दिया हुआ है। और अगर आपको हमारे फ्री पीडीएफ नोट्स डाउनलोड करने हैं तो सबसे पहले आप टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कर लीजिए और टेलीग्राम को डाउनलोड करने के बाद आप सभी को क्लास 12 ईएसपी न्यू ग्रुप सर्च मारना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हमारे जो भी नोट्स हैं वो टाइमली मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा पहला टॉपिक जो कि है भोजन। भोजन जिसको हम इंग्लिश में फूड कहते हैं। तो जितने भी तरल या ठोस पदार्थ होते हैं यानी कि जो लिक्विड या सॉलिड फॉर्म में होते हैं जिन्हें हम खाते हैं, ओके, जो मनुष्य खाता है और हम अपनी पाचन क्रिया द्वारा यानी कि डाइजेशन द्वारा, ठीक है, हम अवशोषित करके जो भोजन होता है उसको हम खाते हैं, फिर वो हमारे पेट में जाता है, फिर वो डाइजेस्ट होता है और फिर हम अपने जितने भी एक्टिविटीज़ करते हैं फिजिकल एक्टिविटीज़ उसके लिए हमें एनर्जी देता है। तो वही भोजन कहलाता है। ठीक है, जितने भी वो तरल या ठोस पदार्थ होते हैं जिन्हें मनुष्य खाता है और उसको पचाता है और फिर उससे हमें ऊर्जा मिलती है, तो वो भोजन कहलाता है। अब मैं अगर आपको बताऊं पोषण किसे कहते हैं, पोषण का मतलब होता है न्यूट्रिशन। तो पोषण एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम जो भी आहार है यानी कि जो खाने की चीज़ है उसको हम खाते हैं और फिर उसको पचाते हैं और उसके अंदर जो खाने के अंदर जितने भी पौष्टिक पदार्थ होते हैं, ठीक है, यानी कि कहते हैं ना हम न्यूट्रिशियस खाना खाओ या पौष्टिक खाना खाओ। पौष्टिक खाना वो खाना होता है जो हमारे शरीर को पोषण देता है, ठीक है, न्यूट्रिशन देता है। तो होता क्या है कि जो भी पौष्टिक पदार्थ होता है उसको हमारा शरीर जो है वो सोख लेता है और फिर शरीर जो है दूसरे अंगों तक उस पोषण को पहुंचाता है। तो तीन वर्ड होते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक एक्टिविटी, एक प्रोसेस होता है जिसमें हम खाने को जो है मतलब खाने के अंदर जितने भी जो चीज़ें होती हैं पोषण वाली वो हम ले रहे हैं। और डाइजेशन यानी कि खाने को पचा रहे हैं। न्यूट्रिशियस यानी कि पौष्टिक, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर पोषण है जो बहुत हमारे शरीर के लिए अच्छी है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। सो ये इस तरीके से हमारा पूरा डाइजेशन वगैरह का होता है सिस्टम जो आपके सामने नजर आ रहा होगा आपको। अब आगे देखते हैं रोल ऑफ न्यूट्रिशन। आखिर न्यूट्रिशन का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में। यदि शरीर को जरूरत के अनुसार पोषक तत्व नहीं मिलते तो हमें क्या होता है, हमारी इम्यूनिटी जो होती है, जो इम्यून सिस्टम होता है वो वीक पड़ जाता है, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता जो हमारी होती है वो बहुत ज़्यादा कम पड़ जाती है, यानी कि क्षमता में कमी आ जाती है और हम आसानी से बीमारियों का शिकार होने लगते हैं। और जो हमारे घाव होंगे, अगर मान लो आपको कोई घाव हो गया है और आपके अंदर अगर पोषण की कमी है तो आपके वो घाव जल्दी नहीं भरेंगे और आपको कोई भी मेडिसिन जल्दी से जल्दी काम नहीं करेगी। देखो, दवाई भी जब काम करती है जब आपका जो है इम्यून सिस्टम अच्छा होगा, जल्दी से जल्दी मेडिसिन आपको जब भी असर दिखाएगी। अगर आपका इम्यून सिस्टम वीक है तो ऐसे में मेडिसिन भी अपना असर जल्दी नहीं दिखा पाएगी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पौष्टिक आहार ही खाएं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। तो अगला टॉपिक हमें ये कहता है कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन क्या होता है, नैदानिक पोषण। तो नैदानिक पोषण का मतलब होता है अस्वस्थता, यानी कि बीमारी जो होती है ना उसमें क्या होता है हमारे शरीर में बहुत सारी कमियां आ जाती हैं, कुछ पोषक तत्वों की कमियां हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा हम बीमार पड़ते हैं। तो पोषक असंतुलन हो जाता है, यानी कि जो न्यूट्रिशन होता है वो हमारे शरीर को अच्छे से नहीं मिल पा रहा होता है। और ऐसा उस व्यक्ति में भी हो सकता है जिसकी पोषण स्थिति पहले अच्छी थी। मान लो पहले आप अच्छा खाना खा रहे हो, सब कुछ अच्छा कर रहे हो, लेकिन अचानक अगर आप बीमार पड़ते हो तो कभी कभी होता क्या है कि भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत आ जाती है। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। पोषण का विशिष्ट क्षेत्र जो बीमारी के समय के पोषण से संबंधित है उसको नैदानिक पोषण कहा जाता है। यानी कि होता क्या है, जब बीमारी होती है आपको कोई और आप जाते हो किसी डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको कुछ ऐसा खाना बताएगा, कुछ ऐसे पोषण के तरीके बताएगा जिससे आपकी बीमारी को हील होने में मदद मिलेगी। ठीक है, और आपको बीमारी के समय जो खाना चाहिए होता है, देखो एक नॉर्मल डाइट होती है, एक एक मॉडिफाइड डाइट होती है जो आप बीमारी के समय थोड़ा अलग खाते हो अपने रेगुलर दिनों के कंपैरिजन में। तो वो जो डाइट बनाई जाती है वो एक क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बना के देता है आपको। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशन होता है उसका काम यही होता है कि बीमारी के समय आपको जो है आहार संबंधी जानकारी देना और आपको बताना कि आपको क्या खाना आपके लिए अच्छा रहेगा या नहीं। तो आपको क्लिनिकल न्यूट्रिशन का मतलब पता चल गया होगा यहाँ से। तो इसका क्या महत्व है क्लिनिकल न्यूट्रिशन। देखो,
मरीज की बीमारी के अनुसार उसके पोषण का प्रबंधन करना। क्लिनिकल न्यूट्रिशन करता क्या है कि जो भी मरीज होता है, ठीक है, उसके बीमारी के अकॉर्डिंग उसको क्या पोषण मिलना चाहिए, ठीक है, उसको खाने में क्या मिलना चाहिए, इसका प्रबंधन करता है, उसको पूरा बताता है कि भाई कैसे कैसे क्या करना है। ट्रेंड क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं जो वो आपके लिए बहुत अच्छे होते हैं, जिनको एक्सपीरियंस होता है, जिनको ट्रेनिंग मिली होती है कि कौन सी बीमारी में क्या न्यूट्रिशन देना चाहिए। मरीज की पोषण संबंधी देखभाल के लिए व्यवस्थित विधि के अनुरूप काम करते हैं। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो मरीज को देखते हैं कि उसकी जो पोषण संबंधी जरूरतें क्या है, ठीक है, किस तरीके से उसके लिए फायदा हो सकता है, उस पर काम करते हैं और मरीज की आवश्यकता के अनुसार वो उसको पोषण बताते हैं कि उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है और क्या इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या उससे खतरा हो सकता है किन खानों से। विभिन्न बीमारियों के प्रबंधन के लिए चिकित्सीय आहार सुझाने के अतिरिक्त बीमारियों की रोकथाम के लिए सजेशन भी देते हैं। जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपको जो है क्या खाना चाहिए वो ही नहीं बताते, बल्कि अगर आप किसी बीमारी से ग्रस्त हो, आपको मोटापा है, आपको दिल की बीमारी है, आपको हाई बीपी है या आपको डायबिटीज़ है, तो उसके लिए ये सजेशन भी देते हैं कि आप ये चीज़ें जो है अपने जो है लाइफस्टाइल में चेंजेस करो या ये चीज़ें आप अपनी डाइट में चेंज कर सकते हो। तो ये सजेशन भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट लोग जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो ये देखो, ये मोटापा है, ये डायबिटीज़ है, तो ऐसे में ना जब आपको ये मोटापा हो या आपको अगर डायबिटीज़ हो तो आपको अपने डाइट में बहुत चेंजेस करने पड़ते हैं। तो उसमें क्या चेंजेस करने, यही सजेशन देने का काम होता है जो आपके क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं। नैदानिक पोषण यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन और आहारिकी संबंधी मूलभूत संकल्पनाएं अब हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखो, नैदानिक पोषण यानी कि क्लिनिकल न्यूट्रिशन में चिकित्सक का प्रमुख कार्य होता है किसी भी रोगी को पोषण संबंधी सलाह देना। कोई पेशेंट है, कोई बीमार है, उसको क्या पोषण देना है, क्या खाना खिलाना है, उसके लिए वो सलाह देते हैं और उसे आहार संबंधी दिशा निर्देश भी देने होते हैं कि भाई उसको पूरी गाइडलाइन दो प्रॉपर मरीज को कि उसको क्या खाना है, क्या नहीं खाना, क्या चीज़ें खाने से उसको बचना है, ठीक है। और इसके अलावा इस तरीके से कुछ दिखते हैं जो क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं वो एक डॉक्टर ही होते हैं जो आपको खाने से संबंधी जानकारी देते हैं और आपको क्या बीमारी के समय क्या खाना सही रहेगा, किस चीज़ की कमी है, उसको पूरा करने के लिए क्या फूड बेहतर रहेगा, वो आपको बताते हैं। तो वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति को भी भविष्य के लिए अच्छी पोषण स्थिति बनाए रखने और स्वस्थ रहने के लिए मदद कर सकते हैं। ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि जो लोग पेशेंट होते हैं केवल उन्हीं को क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसा नहीं है। अगर आप पूरे फिट एंड फाइन हेल्दी हो तो भी क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको ऐसी सलाह दे सकते हैं जिससे कि आपको भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। आपकी डाइट वो देखेंगे और वो उसमें कुछ ऐसा आपको सलाह या कुछ सजेशन दे सकते हैं जिससे भविष्य में भी आपको कोई दिक्कत ना आए और आप स्वस्थ बने रहें, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा डाइट थेरेपी यानी कि आहार चिकित्सा। आहार चिकित्सा का मतलब क्या होता है, ये भी डाइट से रिलेटेड ही एक ब्रांच है। इसमें होता क्या है कि कैसे आपको मतलब खाने के बारे में बताया जाता है, ठीक है, कि डाइट्स मतलब डाइट का क्या रोल होता है आपको ठीक करने में। तो आपकी हेल्थ में सुधार के लिए आपको कुछ ऐसी डाइट देना जिससे आपको जरूर कुछ पॉजिटिव चेंजेस नजर आए, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, ये भी काम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट का ही होता है या डाइटिशियन का होता है, ठीक है। डाइटिशियन होते हैं ना हॉस्पिटल्स में, वो आपको डाइट बताते हैं। तो आहार चिकित्सा में आमतौर पर स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए एक जीवन शैली का संशोधन बताया जाता है। आपको अपनी हेल्थ में सुधार लाने के लिए कितना लाइफस्टाइल चेंज करना है, कैसे करना है, वो आपको बताया जाता है, क्या डाइट आपको फॉलो करनी है, ठीक है। तो इसमें इसका उद्देश्य क्या होता है आहार चिकित्सा का, कि मरीज को भोजन संबंधी आदतें यानी कि जो फूड हैबिट्स होती हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक उसको आहार सूची यानी कि जो उसको एक डाइट प्लान बना के देना, ठीक है। जो डाइटिशियंस होते हैं, क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं, वो आपको एक डाइट प्लान बना के देते हैं जो आपको फॉलो करना होता है। अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इसके अच्छे असर देखने को मिलते हैं, ठीक है। आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छा असर होता है। और बीमारी की स्थिति को सुधारने या उसे नियंत्रण में रखने के लिए वर्तमान आहार में परिवर्तित मतलब अगर आपको आपकी बीमारी को सुधारना है थोड़ा सा, या आपको बिल्कुल आपकी डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं है, फॉर एग्जांपल उसको कंट्रोल में लाना है, तो आप वर्तमान में जो आहार ले रहे हो, जो डाइट फॉलो कर रहे हो, फिर ये आपको उसमें थोड़ा सा परिवर्तन करने को बोलते हैं कि आपको ये डाइट में चेंजेस करने हैं। और अगर आपको पोषणहीनता है यानी कि आपके अंदर कुपोषण की स्थिति आ गई है, ठीक है, आपको न्यूट्रिशन प्रॉपर नहीं मिल रहा है,
तो ऐसे में आपको पोषण युक्त आहार यानी कि ऐसा खाना जिससे आपको न्यूट्रिशन मिले वो लेने की सलाह देते हैं। ओके, और बताते हैं किस खाने से आपको क्या मिलेगा। और कुछ ऐसे क्रॉनिक बीमारियां होती हैं, क्रॉनिक डिजीज जिसको हम कहते हैं, क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है दीर्घकालिक बीमारी, जो बहुत लंबे समय से आपको कोई बीमारी है। तो ऐसे में आप अगर सही डाइट फॉलो करते हो तो आपको, चाहे बीमारी शॉर्ट टर्म की हो या बीमारी लॉन्ग टर्म की हो, आप अगर अच्छी डाइट लोगे तो आपको इसके जो बेनिफिट्स हैं वो दोनों में देखने को मिलेंगे। अगर शॉर्ट टर्म में डायबिटीज हुई है तो आपकी डायबिटीज कंट्रोल में आ जाएगी, और अगर आप अच्छी डाइट लेते रहे तो लॉन्ग टर्म में कभी आपका जो ब्लड शुगर लेवल है वो बढ़ेगा ही नहीं। ठीक है, आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, सब नॉर्मल रहेगा। तो लॉन्ग टर्म बीमारी हो या शॉर्ट टर्म बीमारी हो, एक अच्छी बैलेंस डाइट लेना बहुत जरूरी है। तो मरीज को निर्धारित आहार का ईमानदारी से अनुसरण करने के लिए शिक्षित एवं प्रोत्साहित करना। एक डाइटिशियन का काम यह भी होता है कि जो मरीज है उसको, देखो कई बार क्या होता है, मरीज ना मुंह बनाता है, आप उसको दलिया खिलाओगे, उसको खिचड़ी खिलाओगे, जो पोषण युक्त आहार होता है, तो कभी कभार उसमें टेस्ट नहीं होता, वो टेस्टलेस होता है, तो मरीज को अच्छा नहीं लगता खाने में। तो ऐसे में जो ट्रेंड जो डाइटिशियंस होते हैं वो उनकी अच्छे से काउंसलिंग करते हैं, उनको समझाते हैं कि भाई तुम्हारे लिए ही है, तुम्हें खाना जरूरी है, तो उनको थोड़ा सा मतलब प्रोत्साहन करते हैं कि हाँ भाई आप इस चीज को खाओ, ठीक है, इससे आपको फायदा मिलने वाला है। फिर है क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स, यानी कि इसका अध्ययन जो है वो प्रोफेशनल्स को निम्नलिखित के लिए सक्षम बनाता है। अगर आप क्लिनिकल न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स की पढ़ाई करते हो, तो अगर आप इसमें प्रोफेशनल करियर बनाते हो आगे, तो आप किन किन चीजों में सक्षम हो जाओगे, अब उस पर बात करते हैं। अगर आपने इस फील्ड की स्टडी कर रखी है तो आप अपने पूरे लाइफ स्पैन में, पूरे जीवन चक्र में हर स्तर पर पोषण संबंधी आवश्यकताओं के लिए सही आहार योजना बना पाओगे। यानी कि चाहे आप चाइल्डहुड में हो, चाहे ठीक है, चाहे अर्ली चाइल्डहुड में हो, चाइल्डहुड में हो, चाहे टीनेज में हो, मैच्योर हो, ओल्ड हो, आपको ना हर स्तर पर अगर आपने ये पढ़ाई कर रखी है तो आपको पता होगा कि कौन से स्टेज पे मुझे कौन सा आहार लेना है, कि बूढ़ों के लिए क्या आहार है, टीनेजर्स के लिए क्या आहार होता है, अर्ली चाइल्डहुड में बच्चे को क्या आहार देना है, इसकी नॉलेज आपको अच्छे से हो जाएगी। और खिलाड़ियों, सैनिकों, मजदूरों आदि के लिए उनकी पोषण संबंधी आवश्यकताओं के अनुरूप आहार योजना आप बना पाओगे, कि भाई अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है उसके लिए क्या डाइट होनी चाहिए ये आप बता पाओगे, आपको सैनिकों को क्या देना है वो आप बता पाओगे, मजदूर ज़्यादा मेहनत करते हैं तो उनको ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स की ज़रूरत होती है ये आप बता पाओगे। तो आप हर तरीके के लोगों को डाइट प्लान बनाना जो है मतलब सीख जाओगे कि भाई किसकी ज़रूरत के अनुसार क्या देना है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए आहार योजना बना पाओगे। अगर आपने प्रोफेशनल इसमें करियर बनाना है, आपने पढ़ाई कर रखी है, तो आप किसी हॉस्पिटल में जो है जाके और डाइटिशियन की पोस्ट पे या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो, वहाँ से आपको जो है कोई जॉब मिल सकती है इस फील्ड में। अब हम देखेंगे कितने प्रकार के आहार होते हैं, कितने प्रकार की डाइट होती है। एक होते हैं नियमित आहार और एक होता है संशोधित आहार। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि संशोधित आहार क्या होता है, और उससे पहले हम देखेंगे कि नियमित आहार क्या होता है। तो नियमित आहार, जिसको हम रेगुलर डाइट भी कहते हैं, ये वो आहार होता है जो आपका बैलेंस्ड होता है। ठीक है, आप इसको रेगुलरली ले सकते हो, उचित मात्रा में सब चीज़ें होती हैं, उचित अनुपात में सब कुछ होता है, और हमारे डेली जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं शरीर की, ये खाना हमारी वो पूरी करता है। और एक बैलेंस डाइट यही कहलाती है जो आपकी जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। तो ये एक, जैसे कि आप देखोगे इसके अंदर अगर मीट है तो ये प्रोटीन का सोर्स है, वेजिटेबल्स हैं, यहाँ से आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट्स और कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, फ्रूट्स हैं, यहाँ से आपको बहुत सारे वाइटामिन्स मिल रहे हैं, या आप कार्ब के लिए कुछ रोटी वगैरह कुछ खा रहे हो। सो आप ये सारी चीज़ें प्लेट में रखोगे, या आप अगर वेजिटेरियन हो तो आप पनीर रख रहे हो, टोफू रख रहे हो, सोयाबीन रख रहे हो। ठीक है, तो आपकी प्लेट में सारी चीज़ें होनी चाहिए, मैक्रो और माइक्रो दोनों जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो आपकी थाली में होने चाहिए, तभी आपकी वो थाली एक प्रॉपर जो है बैलेंस डाइट कहलाती है। मॉडिफाइड डाइट क्या होता है, ये थोड़ा संशोधित आहार होता है, यानी कि इसमें थोड़े चेंजेस हो जाते हैं आपके खाने में। जैसे कोई बीमार हो गया, मान लो भाई किसी को डायरिया हो गया, ठीक है, तो डायरिया में क्या है कि ज़्यादा हैवी वो खा नहीं पाएगा, पचा नहीं पाएगा, तो उसको खिचड़ी दलिया, कुछ हल्का लिक्विड ऐसी डाइट देना। तो जो रोगी की चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से बनाया जाता है
वो संशोधित आहार है, यानी कि पेशेंट की जरूरत के अनुसार कि उसकी कंडीशन क्या है, हेल्थ कंडीशन, और उसको किस चीज की जरूरत है। आहार में संशोधन कैसे होता है? देखो, रोगी को दिए जाने वाले आहार की मात्रा में परिवर्तन करना, क्योंकि देखो रोगग्रस्त होने पर जब आप बीमार होते हो तो आप नॉर्मल रूप से वो सारी चीजें नहीं खा पाते जब आप हेल्दी या नॉर्मल थे, जब जो चीजें आप खाते थे। ठीक है, आप जब बीमार हो जाते हो तो आपको डाइट थोड़ी सी अलग मतलब लेने की जरूरत पड़ती है। अब आगे देखते हैं, विभिन्न पोषक तत्वों की मात्रा में परिवर्तन किया जाता है कि भाई ऑपरेशन के बाद में जैसे जो पेशेंट होता है उसको प्रोटीन की ज़्यादा जरूरत मतलब होती है, लेकिन अगर आपका गुर्दा खराब है, आपकी किडनी में प्रॉब्लम है, तो आप में आपकी डाइट में से प्रोटीन की मात्रा कम कर दी जाएगी। तो ये मॉडिफिकेशन जरूरी है। आप सभी को हाई प्रोटीन डाइट नहीं खिला सकते। आजकल होता क्या है कि रील्स वगैरह पर, शॉर्ट्स वगैरह पर ट्रेंड होता है बॉडी बनाने का और बोलते हैं बस प्रोटीन खा लो, प्रोटीन ले लो, बस प्रोटीन ही सब कुछ है। ऐसा नहीं है। हमारा जो भारत देश है, क्या हमारे पूर्वज जो है वे प्रोटीन खाते थे? ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ की डाइट हमेशा बैलेंस डाइट रही है। सिर्फ प्रोटीन से कुछ नहीं होता और प्रोटीन सभी के लिए अच्छा नहीं होता। आपकी बॉडी में अगर किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं तो आपको प्रोटीन की मात्रा कम लेनी होती है। ठीक है, तो आप पहले तो ये पता करो कि आपको किस न्यूट्रिशन मतलब किस न्यूट्रिशन की ज़्यादा ज़रूरत है, क्या चीज़ आपको चाहिए आपकी बॉडी को, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी डाइट बनाओ। देखा देखी में कुछ भी लोग खाने लग जाते हैं तो ये बिल्कुल सरासर गलत है। ठीक है, क्योंकि आपकी बॉडी से आप खिलवाड़ कर रहे हो, ये बॉडी बना नहीं रहे हो, बॉडी बिगाड़ रहे हो अंदर से। फिर क्या है, जैसे हाई बीपी हो जाता है अगर किसी का, तो हाई बीपी में जो सोडियम होता है, जो नमक होता है, उसके उपभोग को कम करने की सलाह दी जाती है। मान लो आपका बीपी चेक करवाया आपने और बीपी बहुत हाई आया है, तो आपको बोला जाएगा नमक कम खाओ। ठीक है, और वहीं अगर आपका बीपी लो आया है तो आपको बोला जाएगा सोडियम युक्त खाना ज़्यादा खाओ। आप जैसे किसी का अचानक बीपी लो हो जाता है तो उसको पानी में नमक घोल के पिला देते हैं तो उसका बीपी थोड़ा नॉर्मल हो जाता है। तो बोला जाता है कि जो बीपी का मरीज है, लो बीपी का, उसको सोडियम युक्त खाना ज़्यादा दो कि नमक उसके खाने में थोड़ा ज़्यादा हो। वहीं अगर आपका बीपी हाई है तो आपको सॉल्ट वगैरह का जो है थोड़ा कम सेवन का सलाह मतलब आपको दी जाती है। भोजन की सघनता में परिवर्तन करना, तो अब इसको देखो, 3 तरीके का भोजन है। तरल आहार है, कोमल आहार है और अर्ध तरल आहार है। 3 प्रकार का आहार होता है आपका। लिक्विड डाइट होती है, सेमी लिक्विड डाइट होती है और सॉफ्ट डाइट होती है, कोमल डाइट होती है। मैं तीनों पे आपको समझाता हूं क्या क्या डिफरेंस है। सबसे पहले लिक्विड डाइट आती है जो ऑपरेशन के बाद दी जाती है। अगर आपकी सर्जरी हुई है, ऑपरेशन हुआ है, तो आपको लिक्विड डाइट दी जाएगी। या फिर आपको डायरिया है जिसको हिंदी में अतिसार कहा जाता है, पेट में खराबी हो गई है, तो लिक्विड डाइट दी जाएगी। बहुत ज़्यादा फीवर है तो लिक्विड डाइट चलेगी। अगर कोई व्यक्ति नॉर्मली खाना चबा नहीं पा रहा है, ठीक है, तो उसको लिक्विड डाइट दी जाएगी। तो ये आपका तरल आहार कहलाता है। तो इसमें नींबू पानी आ जाता है, उबली हुई सब्जियों का पानी आ जाता है, फटे हुए दूध का पानी आ जाता है और कोई जूस वगैरह हो गया। ठीक है, यह आपका इसमें आता है। फिर आती है सेमी लिक्विड डाइट। ये क्या है, अगर आपको पाचन संबंधी कोई बीमारी है तो उसमें आपको सेमी लिक्विड डाइट दी जाती है। इस डाइट में आपको चबाने की जरूरत नहीं होती। जैसे आपने सूप देखा है, सूप में क्या होता है, थोड़े थोड़े वेजिटेबल्स भी होते हैं, थोड़ा लिक्विड भी होता है। तो ये सेमी लिक्विड डाइट का बढ़िया एग्जाम्पल है। यहाँ दाल हो गई, ठीक है, मतलब दलिया टाइप से कुछ बना दिया, तो आधा उबला अंडा हो गया। तो ये सारी चीजें सेमी लिक्विड डाइट में आती हैं। ठीक है, तो ये देखो सूप कुछ इस तरीके से नजर आता है आपको। तो सूप दिया जाता है ना, अक्सर जो पेशेंट्स वगैरह होते हैं उनको दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं अब हम। कोमल आहार वो खाना होता है जो सॉफ्ट होता है। ठीक है, तो जैसे सूजी की खीर हो गई, उबले मसले आलू हो गए स्मैश किए हुए, ठीक है, और केला हो गया। तो इससे क्या है, रोगी आसानी से उसको खा भी पाता है और आसानी से इसको चबा भी पाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ये आई होप आपको 3-4 डाइट समझ में आ गई होंगी। फिर आती है हमारी नॉर्मल डाइट, सामान्य आहार। तो ये रोगी के पूरी तरह स्वस्थ होने के बाद उसको दी जाती है। जब रोगी डिस्चार्ज होता है हॉस्पिटल से, जब वो घर जाता है, जब वो पूरा फिट एंड फाइन हो जाता है, तो उसको नॉर्मल डाइट जो है वो दी जाती है। ठीक है, और ये बिना तला हुआ होना चाहिए तो ज़्यादा अच्छा है, सादा हो थोड़ा सा, बिना मिर्च मसाले का, तो ये नॉर्मल डाइट में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम। सो लेट्स मूव अहेड। भोजन देने के तरीके, तो अब हम देखेंगे भोजन कितने तरीके से दिया जाता है। कई बार रोगी भोजन चबा या निगल नहीं पाता,
तो बेहोशी में या आहार नाली में दिक्कत होने पर ऐसा होता है। कभी कभी जो आपकी आहार नली है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो गई तो आप निगल नहीं पा रहे हो, बेहोश हो गए हो, तो भाई कैसे निकलोगे, कोमा में चला गया मान लो कोई रोगी। तो ऐसे में क्या होता है, भोजन देने के ना अलग अलग तरीके डॉक्टर्स अपनाते हैं, जिसमें से आप अगर देखोगे भोजन देने के अलग अलग तरीके होते हैं। नली द्वारा भोजन दिया जाता है, ठीक है, आपके यहाँ पे नली लगा दी जाती है, नाक से कनेक्ट होके जाती है वो, और वो नली द्वारा जो है फिर आपको वो भोजन दिया जाता है। या फिर एक होता है अंतःशिरा से भोजन देना, यानी कि आपकी वेन्स जो होती हैं आपकी नसों में वो ड्रिप जोड़कर उसके द्वारा आपको न्यूट्रिशन दिया जाता है। मैं आपको दोनों दिखाता हूँ फोटो दिखा के। ये क्या है, ये नली लगा रखी है नाक में और यहाँ से आपको न्यूट्रिशन दिया जा रहा है, ठीक है। तो ये आपका क्या कहलाता है, नली द्वारा भोजन देना, ये फीडिंग रूट्स होते हैं, ठीक है। फिर आता है अंतःशिरा से भोजन देना, यानी कि आपको विलियन के रूप में जो ड्रिप्स चढ़ाकर और उसमें आपको अलग अलग वो चीजें दी जाती हैं जिन्हें रोगी के नसों में ड्रिप के माध्यम से पहुंचाया जाता है, ठीक है। अलग अलग जो होती हैं चीजें, ग्लूकोज वगैरह दिया जाता है, वो सारी चीजें आपको लिक्विड फॉर्म में फिर ऐसे ये जाता है आपकी ड्रिप ड्रिप करके, एक एक ड्रिप मतलब ऐसे चलती रहती है और आपकी नसों में जाती है और आपकी बॉडी। जैसे बहुत बारी होता है ना, हम आम आदमी क्या सोचते हैं कि अगर कोई मरीज है और अगर वो खाना नहीं खा पा रहा है, और आप मानोगे आप हॉस्पिटल में ना एक एक दो दो महीने बिना कुछ खाए भी जिंदा रह सकते हो, अगर आपको नली द्वारा या फिर ड्रिप्स द्वारा कुछ दिया जा रहा है। जरूरी नहीं खाना आप मुंह से ही खा रहे हो तभी आपको वो आप जिंदा रहोगे। आप अगर कोई मरीज कोमा में होता है एक एक दो दो महीने, क्या वो उठ के खुद खाना खाता है? नहीं खाता। उसको क्या है, ये ड्रिप द्वारा जो है वो पोषण दिया जाता है, जिससे उसका शरीर जो है वो नॉर्मल रहता है, हेल्दी रहता है, ठीक है। अब हम देखेंगे चिरकालिक रोगों की रोकथाम। चिरकाल यानी कि कुछ क्रॉनिक बीमारियां बहुत पुराने समय से हैं, तो उचित आहार और अच्छे पोषण और स्वस्थ जीवन शैली से आप जो है इसमें बहुत बदलाव कर सकते हो। आपकी अगर कोई बहुत लंबे समय से कोई बीमारी है तो आप अगर डाइट में चेंज करो, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करो, तो बहुत असर पड़ता है। आजकल जो भी हम खाना खा रहे हैं ना, उसमें या तो बहुत ज़्यादा फैट होता है या बहुत ज़्यादा शुगर होती है, शक्कर होती है, ठीक है। आप अगर देखोगे ये कोका कोला, पेप्सी, भाई इसमें नज़र नहीं आता इतनी इतनी शुगर डाली होती है इसके अंदर। आप मानोगे नहीं, एक पेप्सी की बोतल में इतनी ज़्यादा शुगर होती है। और फैट वाला खाना, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, पिज्ज़ा खा रहे हो, ये क्या है, फैट से भरा हुआ है, हाई कैलोरी वाला है। आप सोच रहे हो कि भाई मैं इतना सही तो बर्गर खाया था, पर उसकी कैलोरी इतनी होती है, उसको बर्न करने के लिए आप बहुत ज़्यादा थक जाओगे। तो हम ऐसे खाद्य पदार्थों को पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये इजीली अवेलेबल होते हैं, ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। और आप अगर देखोगे ये सब खाने में ना तो फाइबर होता है, ना ही कोई विटामिन्स होते हैं, ये बिल्कुल अनहेल्दी खाना है जो फास्ट फूड है। सो इनके नकारात्मक परिणाम ये होते हैं कि आप अगर लगातार रेगुलर बेसिस पे पिज़्ज़ा, मोमोज, चाउमीन ये सब खा रहे हो तो आपको मोटापा जल्दी होगा, आपको कोलोन का कैंसर हो सकता है, आपको डायबिटीज़ हो सकती है, दिल की बीमारियां हो सकती हैं क्योंकि कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, नसों में ब्लॉकेज आएंगी तो हार्ट अटैक की बीमारी बहुत सामान्य है, आपको हाई बीपी जैसी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट आपको बताता है आप उस डाइट को फॉलो करें। सो नैदानिक पोषण के जो विशेषज्ञ होते हैं जिनको हम क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं, वो इन समस्याओं को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, कॉलेज में जा सकते हैं, अवेयरनेस कैंपेन चला सकते हैं कि भाई बच्चों ये सब मत खाया करो, आप थोड़ा सा गाइड कर सकते हो। तो इससे क्या होगा, कुछ तो फर्क पड़ेगा अगर पूरे पैन इंडिया लेवल पे ऐसा कुछ होगा। प्रिपेयरिंग फॉर अ करियर इन क्लिनिकल न्यूट्रिशन एंड डाइटिटिक्स, अगर आपको करियर बनाना है इस फील्ड में तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आइए देखते हैं। तो यदि कोई आहार विशेषज्ञ बनना चाहता है, अगर आपको डाइटिशियन बनना है, तो कम से कम आपको जो है डाइटेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए। आपको डाइटिशियन बनने के लिए पीजी डिप्लोमा जरूर होना चाहिए। आप इंटर्नशिप भी कर सकते हो जिससे आपको एक्सपीरियंस मिलेगा कि डाइटिशियन कैसे काम करते हैं। और इसके अलावा जिनके पास बायोकेमिस्ट्री पढ़ी है किसी ने, या माइक्रोबायोलॉजी पढ़ी है, या बायोटेक्नोलॉजी पढ़ी है, तो आप उसमें बीएससी की डिग्री करके भी इस क्षेत्र में आ सकते हो, पीजी डिप्लोमा में एडमिशन ले सकते हो, आप एलिजिबल हो। ऐसा नहीं भाई कोई भी आप जाके और डिप्लोमा कर लोगे, आपका फील्ड, आपकी बैकग्राउंड साइंस वाली होनी चाहिए।
खाद्य विज्ञान और पोषण या फिर आप देखोगे आहारिकी में एमएससी किसी भी व्यक्ति को इस क्षेत्र में विशेषज्ञता प्रदान कर सकती है। अगर आपने फूड साइंस में एमएससी कर रखी है, ठीक है, या आपने डाइटेटिक्स में एमएससी कर रखी है, तो भी आप एलिजिबल हो डाइटिशियन या क्लिनिकल न्यूट्रिशनिस्ट बनने के लिए। और सॉरी, ऐसे व्यक्ति को कई स्थानों पर नौकरी में प्रायोरिटी दी जाती है जिसके पास ये वाली डिग्रीज होती हैं, ठीक है। और एक आहार विशेषज्ञ जो होता है, जो डाइटिशियन होता है, वो अपनी विश्वविद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद, यानी कि आपने जब अपना यूजी लेवल की पढ़ाई कर ली है, तो आप आगे क्या करते हैं, अध्ययन करके क्वालिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड डाइटिशियन की योग्यता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। आपको ये सर्टिफिकेट भी मिल सकता है जिससे कि आप आगे डाइटिशियन बन पाओगे। इसका स्कोप क्या है, आप अगर मान लो डाइटिशियन बन गए तो आप कहाँ कहाँ पर काम कर सकते हो, वर्क प्लेस, आप जिम में काम कर सकते हो, कोई बहुत बड़ा अगर कोई जिम की चेन है बहुत बड़ी, ठीक है, तो आप वहाँ पे डाइटिशियन के रूप में काम कर सकते हो। हॉस्पिटल्स में डाइटिशियन बन सकते हो, हॉस्पिटल स्कूल्स के अंदर भी आप डाइट स्पेशलिस्ट, देखो स्कूल्स में भी ना डाइटिशियन की ज़रूरत आजकल बढ़ती जा रही है, खासकर जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उसमें तो डाइटिशियंस होते हैं। शैक्षिक संस्थानों में आप कार्य कर सकते हो, पढ़ा सकते हो, ठीक है, और इससे संबंधित लेखन कार्य जैसे ब्लॉग लेखन या अपनी बुक लिखना, ये सब भी आप कर सकते हो। तो ये इसका स्कोप है जो मैंने आपको बताया। तो इसी के साथ चैप्टर सेकंड हमारा खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में लिखें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।